आज हम बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं था, नहीं तो मैं भी कर सकता था। माइंड एक्ट कुछ ऐसे लोगों की कहानियां आपको बताएगा जिनके पास कुछ नहीं था और फिर भी उन्होंने नाम, शोहरत, शान, पैसा ये सब पाया जो हम सोच सकते हैं। नो वन इज बोर्न इनटू ए परफेक्ट लाइफ। कोई भी इंसान पूर्ण जीवन में जन्म नहीं लेता। अगर आप एक परफेक्ट माहौल में पैदा हुए हो तो आप अपनी जिंदगी में कोई कोशिश नहीं करोगे, आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं करोगे, आप बस जीते चले जाओगे। आपका कोई सपना नहीं होगा। आप किसी भी सर्कमस्टांसेस या कैसी भी परिस्थितियों में पैदा हुए हो, आपका परिवार कैसा भी हो, आपकी एजुकेशन कैसी भी हो या आप पढ़े लिखे भी ना हो, आप इस दुनिया में अपने सपने पूरा करने के लिए ही आए हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहीं पर भी हो, आप पूरी तरह से सक्षम हैं। यू आर फुल्ली इक्विप्ड विद एवरीथिंग यू नीड टू डू इट। मैं आपको एक रियल स्टोरी से समझाता हूँ। एनास्टेसिया सुआरे। एनास्टेसिया अपने परिवार के साथ रोमानिया से भागकर यूएस आई थी। रोमानिया में कोल्ड वॉर चल रहा था और वहां जिंदगी बहुत मुश्किल में थी। वो और उनका परिवार अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहुंचे। उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही उन लोगों को इंग्लिश बोलनी आती थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी हासिल की और अपना घर चलाने के लिए वो वहां 14 से 15 घंटे काम करती थी। वहां काम करते करते उनको अपना टैलेंट रियलाइज हुआ। वो आईब्रोज को शेप देने में एक्सपर्ट बन गई। फिर उन्होंने अपना बिजनेस करने का फैसला लिया और वो फिर बेवर्ली हिल्स में, जो कि दुनिया की कुछ सबसे महंगी जगहों में से एक है, और वहां उन्होंने देखते ही देखते बहुत तरक्की की अपने यूनिक मेथड ऑफ शेपिंग आईब्रोज, और उस आर्ट को उन्होंने दुनिया में फेमस कर दिया। और आज उनके दुनिया भर में 2000 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। उनके आईब्रोज के बिजनेस से उन्होंने इतना पैसा और नाम कमाया। 2019 तक वो $1.2 बिलियन की मालकिन है और 2019 में ही उनका इंस्टाग्राम पेज सबसे पॉपुलर पेज था ब्यूटी इंडस्ट्री में। उनको आईब्रोज क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। कहती हैं कि मैंने जीरो से शुरू किया। सच में मेरे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास ना तो पैसे थे, मुझे ना ही भाषा आती थी, मुझे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वेस्टर्न देशों में कैसे काम करते हैं दिमागी तौर पर, और पैसों का लेन देन भी नहीं आता था। मुझे चेक पर साइन करना भी नहीं आता था, क्योंकि रोमानिया में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सच में अक्षर सीखने से शुरू किया। पॉल ऑर्फेलिया। पॉल अपने शुरुआती दिनों में स्कूल टाइम में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। वो डिसलेक्सिया और ADHD से बीमार थे। उनको अक्षर समझने में दिक्कत होती थी और ADHD यानी ध्यान में कमी, और बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहते थे। हालांकि उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत थी, लेकिन वो सपने देखने में नंबर 1 थे। वो एक ऐसा बिजनेस करना चाहते थे जो IBM से भी बड़ा हो। मैं यहाँ 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। अपनी लिटरेसी या साक्षरता चैलेंजेस को दूर करने के लिए पॉल ने ऑब्जर्वेशन यानी देखकर सीखने की खूबी डेवलप कर ली थी। और एक दिन जब वो लाइन में खड़े थे तब उनको आइडिया आया सस्ते प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीन का। तब उन्होंने अपने पेरेंट्स से कुछ पैसा लोन लिया और वहां से किनको की शुरुआत हुई। किनको 1200 लोकेशंस पर 23,000 एम्प्लॉइज के साथ 10 देशों तक फैला, और 2004 में किनको को फेडेक्स ने 220 करोड़ में ओवरटेक कर लिया। और आज वो विजिटिंग प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में, जहां उनको पढ़ने लिखने में दिक्कत थी, और आज वो मैनेजमेंट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पॉल ऑर्फेलिया कहते हैं दूसरी क्लास में फेल होने वाले 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, और मैं उनमें से एक था। मुझे अक्षर समझ में नहीं आते थे, मैं पढ़ भी नहीं पाता था। मैं हमेशा किसी मुसीबत में फंसा रहता था। मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं था। मैं हमेशा पागल सा रहता था, और आखिरकार मुझे 16 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया। हमारी जिंदगी में जितनी मुश्किल परिस्थितियां होंगी और जितनी ज्यादा बाधाएं या रुकावटें हमारे सामने आएंगी, वो रुकावटें, मुश्किलें, वो कठिन परिस्थितियां ही हमें प्रेरित करती हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। पीटर फोयो दुनिया के कुछ बेहतरीन CEO में से एक है। यह 17,000 लोगों को लीड करते हैं। यह नेक्सटेल कम्युनिकेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं।
टेलीकॉम इंडस्ट्री में इनका बहुत नाम है। कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासी थे। अमेरिका में हमारे पास कुछ भी नहीं था। मुझे याद है कि मेरी पैंट हमेशा मेरे टखनों से ऊपर रहती थी। नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे। मेरे पिता एक जनरल थे जिस देश से हम आए थे, और जब हम अमेरिका में आए तो उन्होंने एक चिमनी साफ करने के काम से शुरू करना पड़ा। लेड हैमिल्टन एक टूटे हुए रिश्तों के घर में पैदा हुए। उनके पिता उनको और उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे जब वो 1 साल के भी नहीं थे। तो आप सोचो उनके बचपन में कितना स्ट्रगल होगा। उनकी माँ उन्हें लेकर दूसरे शहर में चली गई जहाँ वो दूसरों से अलग दिखते थे। वहां पर बहिष्कृत और भेदभाव यानी एक्सक्लूडेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड के चलते उनको जल्दी से बड़ा होना था और स्ट्रॉन्ग भी बनना था। वो एक सर्फ बोर्ड ठीक करने की दुकान चलाते थे और वहीं से उन्होंने एक सपना देखा, एक बेहतरीन सर्फर बनने का। वह खुद को एक सर्फर साबित करने के लिए निकल पड़े और उस मुकाम तक पहुंचे जहां तक कोई सर्फर नहीं पहुंचा। वो आज तक की सबसे बड़ी लहर पर सवारी करने वाले एकमात्र इंसान बने। इस बीच उन्होंने मॉडलिंग भी करी, लेकिन वर्ल्ड बेस्ट सर्फर बनने का सपना कभी नहीं छोड़ा। और इस रोमांचक और खतरनाक खेल के चलते उनको बहुत बार गंभीर चोटें आई, हड्डियां टूट गई। कई मौकों पर तो वो समंदर में खो गए। इन सब चीजों के बावजूद वो अपनी लिमिट्स को, अपनी सीमाओं को और बढ़ाते चले गए और अपने सपनों को साकार किया और दुनिया के सबसे बड़ी लहरों पर सर्फिंग करने वाले इंसान बने। वो एक मॉडल, एक एंटरप्रेन्योर और एक स्पोर्ट्स पर्सन है। कहते हैं मैं एक नस्लीय यानी रेशियली तनाव वाले माहौल में पला बड़ा हूँ। लोग मुझसे नफरत करते थे कि मैं कैसे पैदा हुआ था। जॉन पॉल डिजेरियो, इनकी जिंदगी बचपन से ही बहुत हार्ड रही है। ये जब 2 साल के भी नहीं थे तो इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। इनकी मदर बीमार रहती थी तो इनको अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। जॉन बचपन से ही स्ट्रीट गैंग्स में इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये कुछ छोटा मोटा काम करते थे, जैसे अखबार बांटना। जब वो 20 साल के थे तो उनके पास घर नहीं था, तो वो एक कार में ही रहते थे। वही उनका घर था। यहाँ तक कि वो बॉटल्स इकट्ठा करते थे गुजारे के लिए। उन्होंने घर घर जाकर सेल्समैन की नौकरी करी, इंश्योरेंस बेची और पता नहीं क्या क्या किया। फिर उनकी नौकरी एक लैब में लगी और जब उनको उस नौकरी से निकाल दिया गया तब उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना होगा। तब उन्होंने अपने हेयर ड्रेसर दोस्त के साथ मिलकर जॉन पॉल मिशेल की शुरुआत की और आज उनके प्रोडक्ट्स का दुनिया में नाम है। उन्होंने शुरुआत घर घर जाकर शैम्पू बेचने से करी थी और आज उनकी कंपनी की वैल्यू $3.1 बिलियन से भी ज्यादा है। जॉन पॉल डिजेरियो कहते हैं कि मैं 23 साल का था और मेरा बेटा 2.5 साल का था। मेरी वाइफ हमें छोड़कर चली गई थी। मेरे घर का किराया 3 महीने से नहीं दिया गया था, तो मकान मालिक ने मुझे लात मारकर अपने घर से निकाल दिया। हम एक कार में सोते थे। हम सोडा की बोतलें इकट्ठा करके उनको बेचकर जैसे तैसे गुजारा करते थे। माइकल एक्टन स्मिथ, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने बिजनेस करने की सोची, लेकिन किसी बैंक ने उनको लोन नहीं दिया। तब उनकी माँ ने उनको कुछ पैसे दिए बिजनेस शुरू करने के लिए। उन्होंने कई तरह के बिजनेस किए और ज्यादातर में वो सफल नहीं हुए, यहाँ तक कि वो बैंकरप्ट यानी दिवालिया होने वाले थे। लेकिन उनके एक और आइडिया ने उनको सक्सेसफुल बनाया और वो था मोशी मॉन्स्टर्स। और वो इंग्लैंड में इतना फेमस हुआ कि मोशी मॉन्स्टर्स के 90 मिलियन यूजर्स हैं। फिर उन्होंने उनके प्रोडक्ट्स भी निकाल दिए खिलौनों के तौर पर। मोशी मॉन्स्टर की मैगजीन, वीडियो गेम्स, बुक्स, म्यूजिक एल्बम्स, मेंबरशिप कार्ड्स, ट्रेडिंग कार्ड्स और एक मूवी भी। वो एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई और 2015 में उन्होंने काम नाम से एक ऐप बनाया और वो भी सक्सेस साबित हुआ और आज उनकी कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा है। माइकल एक्टन स्मिथ कहते हैं मेरा एक दोस्त था टॉम। मैं उससे यूनिवर्सिटी में मिला था और हमने बिजनेस करने के बारे में सोचा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। हम उस समय यूनिवर्सिटी के कर्ज में भी थे। हमने उस समय न्यूज़पेपर में एक एड देखा जहां हमें अपने आप को मेडिकल साइंस को दे देना था। उनको कुछ लोग चाहिए थे एक ड्रग को टेस्ट करने के लिए। वी सेल आवर बॉडी इन ए ड्रग टेस्ट और हमें वहां से 400 पाउंड मिले। जब मेरी माँ को यह सब पता चला तो वो डर गई और उस डर की वजह से ही उन्होंने हम दोनों को 1,000 पाउंड दिए और टॉम के पेरेंट्स ने हमें अपनी अटारी दी इस्तेमाल करने के लिए। एक समय पर मास्टिन की म्यूजिक इंडस्ट्री पर छाए हुए थे।
उनके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान सोचता है। पावर, पैसा, फेम, दुनिया उनके कदमों में थी और तभी उनको उनकी ड्रग्स और शराब की आदत ने ऐसा झटका दिया कि वो आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरे। उनको हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया। आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग मटीरियली बट गेनिंग इन विजडम, सब कुछ खोकर उन्होंने बुद्धिमता को पाया। उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया और एक इंस्पिरेशनल ब्लॉगर बने और आज वो तकरीबन 20 लाख लोगों के साथ काम कर चुके हैं 100 देशों में। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं जो बेस्ट सेलर रही हैं और आज वो फिर से एक ब्रांड बन गए हैं द डेली लव के नाम से। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, वो हर जगह हैं लाखों फॉलोअर्स के साथ। मास्टन कीप कहते हैं कि जब मैं पहली बार हॉलीवुड आया मैं एक म्यूजिक मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हॉलीवुड को प्यार भरे माहौल के लिए नहीं जाना जाता है और मैं धीरे धीरे ड्रग्स और शराब के चक्कर में फंस गया और उनकी वजह से मैंने सब गवा दिया। एक ही हफ्ते में मेरे इन्वेस्टर्स पीछे हट गए। मेरे बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हो गया। मेरे रूममेट्स ने मुझे 3 दिन का नोटिस दे दिया। मेरे पैर में गॉट बीमारी हो गई। मेरी कमर में जबरदस्त दर्द बन गया। मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया। सचमुच एक हफ्ते में मेरी जिंदगी बदल गई। इन सब चीजों ने एक बहुत लंबी और दर्दनाक शुरुआत की, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन दोबारा वो काम करना नहीं चाहता था। उस समय मुझे लगा कि मैं एक तूफान के बीच में खड़ा था और अब मुझे एहसास होता है शायद वो तूफान एक दिव्य तूफान था। वो तूफान एक अच्छा तूफान साबित हुआ मेरे लिए। जीएम राव एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे जहां ना बिजली थी ना टेलीफोन था। फिर भी उनके पिता ने रॉ मटेरियल का एक बिजनेस शुरू किया और एक छोटे स्केल पर ज्वेलरी का बिजनेस भी करते थे। उस समय जीएम राव का सपना भी वही था जो 80% भारतीय लोगों का होता है, एक छोटा सा बिजनेस और एक अच्छा सा घर। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आंध्र प्रदेश सरकार में एक जूनियर इंजीनियर की नौकरी करने लगे और साथ साथ वो रॉ मटेरियल का बिजनेस भी करते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने जब सप्लायर्स के साथ अच्छे रिश्ते बना लिए तब उन्होंने एक जूट की फैक्ट्री को खरीद लिया और उसमें अच्छा मुनाफा कमाया और अब उनको बैंकिंग सिस्टम में अधिग्रहण यानी किसी बिजनेस को एक्वायर करने का आइडिया आया और कुछ समय बाद उन्होंने आईएनजी की मदद से वेश्या बैंक खोल दिया और कुछ समय बाद उन्होंने उस बैंक की अपनी हिस्सेदारी को 340 करोड़ रुपए में बेच दिया। फिर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में आ गए और आज जीएमआर ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। आज जीएमआर ग्रुप को सब जानते हैं। माइंड एक्ट जहां तक जानता है जीएमआर ग्रुप की नेटवर्थ 12,000 करोड़ से भी ज्यादा है। जीएम राव कहते हैं कि मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहां सिर्फ 5,000 लोग रहते थे। वहां ना तो टेलीफोन था और ना ही बिजली। हमारे पास एक ठंडे पानी की बोतल होती थी जिसको पूरी फैमिली के साथ शेयर करना पड़ता था। हमें राशन की दुकान पर लाइन में खड़ा होना पड़ता था अपने कोटे के लिए। आप जहां भी पैदा हुए हो, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, आपकी शुरुआत की परिस्थितियां यह तय नहीं कर सकती कि आपकी आगे की जिंदगी भी वैसी ही होगी। आप पूरी तरह से निपुण यानी स्किलफुल हैं। आपके अंदर हर एक क्वालिटी है अपने सपने को पूरा करने की। पीट कैरोल एक अमेरिकन फुटबॉल कोच हैं। इनका दुनिया में कुछ जाने माने कोच में नाम आता है। इन्होंने हर एक खिताब जीता हुआ है अमेरिकन फुटबॉल में। कहते हैं जब मैं कॉलेज में फुटबॉल खेल चुका था तो मैंने एक एनएफएल टीम और फिर वर्ल्ड फुटबॉल लीग टीम के लिए प्रयास किया, लेकिन मुझे हर जगह से कट या रिजेक्ट कर दिया गया। मैं बिल्कुल शॉक में आ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ खेलने के बारे में ही सोचा था और तब मुझे उस सवाल ने घेर लिया कि अब क्या होगा। पीटर बोवोश। पीटर जब यंग थे तो वो एक आइस हॉकी प्लेयर थे, लेकिन खेलते खेलते उनको ऐसी इंजरी हुई कि वो पैरालाइज हो गए। वो दोबारा ठीक हुए और वो एक टेनिस प्लेयर बने और रिटायरमेंट तक टेनिस प्लेयर रहे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद टेनिस मैनेजमेंट कंपनी खोली और वो कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेनिस मैनेजमेंट कंपनी है। उन्होंने अपने करियर में 134 कंट्रीज में या तो खेला है या कोच रहे हैं। उन्होंने 10 किताबें भी लिखी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और हर साल तकरीबन 100 से ज्यादा स्पीच देते हैं। उन्होंने कई स्टार टेनिस प्लेयर बनाए हैं, जिनमें से वीनस और सेरेना विलियम्स भी हैं। आज उनकी कंपनी टेनिस टूर्नामेंट कराती है। पीटर बोवोश
कहते हैं, जब मैंने अपनी टेनिस मैनेजमेंट कंपनी बनाने की सोची तब वैसी ही 16 और कंपनियां चल रही थी और मेरे पास सबसे कम पैसे थे, फाइनेंशियली बैकअप नहीं था और टेनिस की साख या विश्वसनीयता भी नहीं थी। हमारे पास ऑफिस में बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं थी। हमने कंपनी के कुछ शुरुआती सालों में जमीन पर बैठकर मीटिंग की थी। ये बाहरी दुनिया डिसाइड नहीं करेगी कि आपके सपने पूरा होंगे या नहीं। आपके पास कितने पैसे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने पढ़े लिखे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमताओं की खोज है और यह जानना है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपको अपनी काबिलियत को पहचानना है। आपको वो संकल्प लेना है, वो कमिटमेंट, वो जोश, वो स्मार्टनेस, वो भरोसा जो हर सक्सेसफुल इंसान करता है अपने आप से, और यह अब आप भी कर सकते हैं। लिज एक गरीब घर में पैदा हुई थी और उनके माँ बाप ड्रग्स लेते थे। कुछ समय बाद उनके माँ बाप HIV एड्स के शिकार हो गए और जब वो 15 साल की थी उनकी माँ की डेथ हो गई और उनका घर भी चला गया। शी इज होमलेस और उनके पिता शेल्टर होम्स में रहने लगे। लिज ने स्कूल नहीं खत्म किया था। वो सीढ़ियों पर सोती थी और जीने के लिए शॉप्स पर से कुछ सामान उठाकर गुजारा कर लेती थी। लेकिन उस समय उनके मन में एक सपना पैदा हो रहा था। ए ड्रीम वॉज बोर्न कि उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है और 4 साल बाद उन्होंने अपना सपना पूरा किया। उन्होंने एक एकेडमी ज्वाइन की और 4 साल का कोर्स 2 साल में पूरा करके स्कॉलरशिप जीती और उस स्कॉलरशिप से उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुलावा आया। उन्होंने फिर मास्टर्स की साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। उन्होंने अपनी इस कहानी पर किताब लिखी और एक बेस्ट सेलर ऑथर बनी और दुनिया की सबसे अधिक मांग वाली मोटिवेशनल स्पीकर बनी। लिज मरे कहती हैं, मैंने वो समय भी देखा है जब मेरे पास सब कुछ था और अचानक से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मेरी माँ का देहांत हो गया, मेरे पिता पराये से हो गए और शेल्टर होम्स में रहने लगे। मेरे अंकल जो मेरे लिए भगवान के समान थे वो भी अचानक से चले गए, उनकी भी डेथ हो गई। मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए, जो भी मेरे पास था वो सब अचानक से गायब हो गया। मुझे याद है ऐसा महसूस करना, अगर जिंदगी बदतर या बेकार होने के लिए बदल सकती है तो जिंदगी अच्छे के लिए भी बदल सकती है, क्योंकि स्पष्ट रूप से जीवन बहुत जल्दी बदल सकता है। अपने सपने को साकार करने के लिए आपको अपने अंदर की महानता का एहसास होगा। महानता किसी बड़े घर में जन्म लेना नहीं, अपने सपनों का पालन करना और अपने भीतर नायक को महसूस करना महानता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।